this is Ritu Pansotra and welcome to CCD, a complete course destination. तो फ्रेंड्स वी नो दैट कि हम लोग कल की क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, क्लास 9 के चैप्टर 2 को, जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो उन टेक्निक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था कल की क्लास में। क्या क्या टेक्निक्स थी? वो इवेपोरेशन की टेक्निक थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को डिस्कस किया था। सेपरेटिंग फनल, किस तरह से हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज करके इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, वो डिस्कस किया था। सब्लिमेशन डिस्कस किया था। क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। तो कल हमारा लास्ट टॉपिक क्या था कि किस तरह से हम गैसेस के अंदर जो डिफरेंट, एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस होती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो किस तरह से उन गैसेस को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, वो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। कल भी हम लोगों ने सारी टेक्निक्स को किस तरह से डिस्कस किया, क्वेश्चंस के जरिए, एग्जांपल्स ले लेकर हम लोगों ने हर टेक्निक को पढ़ा। तो अब हम लोग अगली टेक्निक्स को भी इसी तरह से पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। किस तरह से हम लोग एयर के अंदर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो एयर होती है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती है। जो एयर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसके अंदर जितने भी गैसेस है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या है, एक टेक्निक का यूज करेंगे, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को यूज करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हम लोग टेक्निक को यूज कर डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जो एयर होती है, देखो हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है कि जो गैसेस होती है, अगर हम लोगों को उसको लिक्विफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं और उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर देते हैं। मतलब कि प्रेशर को इंक्रीज कर देना और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना। जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो एयर होगा, एयर के को कंप्रेस कर देना एंड उसको कूल डाउन कर देना, इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एयर होती है, जो गैसेस होती है, वो लिक्विड एयर की फॉर्म में आ जाएगी। इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एयर। ठीक है, हमारे पास लिक्विड एयर आ जाएगी। अब जो हमारे पास लिक्विड एयर आ गई है ना, कंप्रेस करने के बाद, उस लिक्विड एयर को हम लोग थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रहने देंगे। किसके अंदर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम लोग इसको अनडिस्टर्ब रहने देंगे। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो ये गैसेस थी ना, जो लिक्विड एयर थी, वो उसमें से जो डिफरेंट गैसेस हैं वो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट गैसेस डिफरेंट हाइट के ऊपर सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बाद में सेपरेट आउट होगा। ठीक है, तो लिक्विड एयर को हम लोगों ने वार्म अप करने के लिए छोड़ दिया। वार्म अप करने के लिए छोड़ दिया हम लोगों ने डिस्टिलेशन चैम्बर के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लिक्विड एयर थी उसमें से डिफरेंट गैसेस सेपरेट एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट।
अब उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट गैसेस सेपरेट होती जाएंगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगा, जिसका कम होगा वो बाद में सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास थोड़े से गैसेस के अंदर कितनी एयर के अंदर कितनी गैसेस है, उनमें से कुछ का बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है। आर्गन का कितना है, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -186 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसी तरह से नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंट जो गैसेस है उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर हम लोगों को ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करना है डिफरेंट गैसेस में से, तो क्या होगा, जो हमारे पास डिफरेंट गैसेस है, एयर है, उसके अंदर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट कर लो, हमारे पास क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एयर को कंप्रेस करेंगे और उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो जो एयर है उससे हम लोग को लिक्विड एयर मिल जाएगी। लिक्विड एयर को हम लोग क्या है वार्म अप करने के लिए डिस्टिलेशन चैम्बर के अंदर थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। उसमें से जो डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट हाइट्स पर जो है सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरह से ऑक्सीजन भी मिल जाएगी सेपरेट करने के लिए, तो डिफरेंट गैसेस सेपरेट हो जाएंगे और ऑक्सीजन हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस था हमारा, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम लोगों ने गैस एयर के अंदर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर लिया है। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग एयर के अंदर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा हाउ वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट from an impure sample। ठीक है, हम लोग कैसे कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन कर सकते हैं इम्प्योर सैंपल्स में से। ठीक है, तो इसको किस प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट दी सॉलिड सब्सटेंस। जो सॉलिड सब्सटेंस है, प्योर सॉलिड है, उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे क्रिस्टल की फॉर्म में से, क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्यूशन में से। ठीक है, सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ separation of pure solid in the form of crystal from any solution। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें से जो प्योर सॉलिड होगा उसको क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर सेपरेट कर लेना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये क्या इन्वॉल्व करता है, कूलिंग डाउन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी नॉट हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कूलिंग डाउन ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जो हॉट होगा उसको कूल डाउन करना है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें से फिर उस सब्सटेंस को क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट आउट कर लेना है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट को हम लोग को सेपरेट करना है। हम लोगों ने एक इम्प्योर सैंपल ले लिया। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ले लिया हमने, किसका, कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल ले लिया 5 ग्राम। उसके अंदर अब क्या करेंगे, मिनिमम अमाउंट में वाटर को डिसॉल्व कर लेंगे। वाटर को डिसॉल्व करने के बाद हम लोग उसको फिल्ट्रेशन पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लेंगे, जिससे कि इम्प्योरिटीज जो होगी वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। जितनी इम्प्योरिटीज होगी वो सेपरेट आउट हो गई। जो हमारे पास सॉल्यूशन बच गया है अब उसको इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, इवेपोरेट करने के बाद उसको फिल्टर पेपर से ढककर रूम टेम्परेचर पर हम लोग रहने देंगे थोड़े टाइम के लिए अनटच्ड।
अनडिस्टर्ब रहने देंगे, जिसकी वजह से जब हम वो ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, जब हम उसको देखेंगे तो जो सॉल्यूशन है ना उसके अंदर हम लोग को प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। व्हाट वी ऑब्टेन? प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमें मिल गया प्योर कॉपर सल्फेट। और ये जो कॉपर सल्फेट का हमें क्रिस्टल मिला है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब देखो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो इवेपोराइजेशन के प्रोसेस से बहुत ज्यादा बेटर है। व्हाई? क्योंकि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसको जब हम इवेपोरेट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि शुगर है, ठीक है, शुगर को जब हम हीट करेंगे ड्राइनेस तक तो वो क्या हो जाएगी? चियर्ड हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी, जल जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? जो सॉलिड्स होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे काफी सॉलिड्स होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, हम लोगों ने इसको फिल्टर आउट किया है, लेकिन कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि फिल्टर आउट करने के बाद भी जो सेपरेट नहीं हो पाती हैं। जब वो सेपरेट नहीं होंगी तो जब हम इवेपोरेट करेंगे तो हमें कंटेमिनेटेड जो है सॉलिड मिलेगा लास्ट में। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना, हमारी क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक वो इवेपोरेशन से मच बेटर होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहां कहां पर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। कहां कहां पर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को यूज कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होगी? जब हम लोग प्योर सॉल्ट को सेपरेट करते हैं, किसमें से? सी से। जो हम लोग को सॉल्ट हम लोग को सी से मिलता है, उसको प्योरीफाई करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या होगी? प्योरिफिकेशन ऑफ salt obtained from sea water। जो सी वाटर से हम लोग को सॉल्ट मिलता है उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से करते हैं। हम लोग जो है प्योर क्रिस्टल जो होते हैं सॉल्ट के, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेकंड, सेपरेशन ऑफ pure alum from an impure sample। एक इम्प्योर सैंपल होगा, उसमें से हम लोग कैसे एलम को सेपरेट आउट कर लेते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आई थिंक कि क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी हमें क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी सारी टेक्निक्स पढ़ ली है, किस तरह से हम लोग मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ ली। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इवेपोरेशन के प्रोसेस को पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को पढ़ा, सेपरेटिंग फनल से किस तरह से हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, सब्लिमेशन के टेक्निक को पढ़ा, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। हमारी सारी टेक्निक्स अभी खत्म हो चुकी है, जितनी भी हमारे चैप्टर के अंदर गिवन थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? दैट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होती है? द प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम ऑब्जर्व कर सके और मेजर कर सके, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, इसको हम क्या कह देते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स क्या होंगी? कलर ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, उसकी रिजिडिटी, फ्लुएंटी, कितनी उसकी फ्लुएंसी है, कितनी उसकी क्या है? डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या हो जाती है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज?
जिसमें हम लोग उसकी दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व, those properties which can be observed and measured are called physical properties. ठीक है, और व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इन विच द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस। कोई भी मैटर जो है दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए, उसके केमिकल नेचर चेंज हो जाए बाय द केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। इन विच converted into by chemical reaction। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज बाय विद द यूज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक मैटर जो है दूसरे सब्सटेंस के अंदर चेंज हो सकता है, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग, हमारे पास एक वुड थी, हमने उसको बर्न कर दिया, अब क्या हुआ? एशेज ऑब्टेन हो गई। जो हमारी राख होगी उसकी उसकी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो वुड होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा अलग होंगी। ठीक है, तो ये केमिकली चेंज हो गया, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि जो है हमारे प्योर सब्सटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो देखो हम लोगों ने जैसे ही इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था? प्योर सब्सटेंस के बारे में जान के कि प्योर चीजें होती क्या है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनके अंदर उनके जो केमिकल नेचर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्योर सब्सटेंस। एक ही टाइप के पार्टिकल्स है उसको हम लोगों ने बोल दिया प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या थे? एलिमेंट्स और क्या कहते हैं? कंपाउंड्स। हम लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को प्योर सब्सटेंस कहा था। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बाय केमिकल एक्शन, केमिकल रिएक्शन से हम लोग को उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। तो देखो हमारे पास 100+ एलिमेंट्स हैं, जो जिसमें से 92 जो एलिमेंट्स है ना वो हमारे नेचुरली अकर्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग है वो सब मैन मेड एलिमेंट्स में से आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। और जो 11 एलिमेंट्स है ना, 11 एलिमेंट्स हमारे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं दैट इज मर्करी एंड ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पर मोल्टन स्टेट के अंदर रहते हैं। ओके, और कुछ ऐसे है जैसे सीजियम और जर्मेनियम क्या है, जब वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो क्या होगा, वो जो है लिक्विड गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स है थोड़े से। तो एलिमेंट्स को हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन बी सब डिवाइडेड इनटू व्हाट? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में हम लोग इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो देखो
जो हमारे मेटल्स थे वो क्या थे, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, दे आर लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं मतलब कि उनकी जो सरफेस होते हैं वो शाइनी सरफेस होते हैं मेटल के, दैट इज वाई दे शो लस्ट्रस प्रॉपर्टीज। ठीक है, दे हैव लस्टर। ठीक है, वो जो है उनके सरफेसेस शाइनिंग होते हैं, इसलिए उसको हम लोग कह सकते हैं कि दे आर लस्टर। और उसमें उसका कलर क्या होता है, या तो गोल्डन येलो होगा या फिर सिल्वर ग्रे होगा। दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ठीक है, कलर्स के बारे में पता चल गया, या तो सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होगा इनका। और जो हमारे मेटल्स होते हैं, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद क्या आ जाता है, दे आर डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल होते हैं मतलब कि वी कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको हम लोग थिन वायर्स के अंदर ड्रॉन कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, दे आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब क्या होता है कि हम मेटल्स को थिन शीट्स के अंदर बीट कर सकते हैं, एकदम पतली से पतली शीट्स के अंदर हम इसको बीट कर सकते हैं, दैट इज वाई दे आर मैलेबल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव सोनरस साउंड, मतलब दे हैव रिंगिंग साउंड। जब भी हम उसको स्ट्राइक करेंगे ना किसी के साथ, तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, लाइक टिन। ठीक है, इस तरीके से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, इसलिए दे आर सोनरस। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टीज हो गई, मेटल्स की। और अगर कुछ एग्जांपल्स ले ले हम लोग मैटर की, दैट इज कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे मेटल्स। ठीक है, और जो मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर पर, मरकरी इज ऑल्सो मेटल बट रूम टेम्परेचर पर क्या रहेगा, वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज इनसे अपोजिट रहती है हमेशा। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होंगी, सबसे पहले तो नॉन मेटल जो है वो डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ठीक है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। सेकंड थिंग क्या होती है, जो नॉन मेटल होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या कहते हैं, कंडक्ट नहीं कर सकते। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
बात करें, सो दे डज नॉट शो सॉन्ड्रस, मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, ना तो उनके शाइनी सरफेस होते हैं, ना तो वो लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, ना ही वो पतली वायर्स के अंदर, डक्टाइल वायर्स के अंदर हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे डज नॉट शो डक्टिलिटी एंड उसको इसकी जो है रिंगिंग साउंड्स भी नहीं होती। ठीक है, सो दे आर नॉट लस्ट्रस, डक्टाइल और वी कैन से सॉन्ड्रस। और इनके अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन और क्लोरीन। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगी नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्लियर हो गया। क्या है प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो वो डिफरेंट कलर्स को डिस्प्ले करेंगे। डिफरेंट कलर्स के होंगे, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते ये। उसके बाद क्या हो जाता है, दे आर नॉट लस्ट्रस, डक्टाइल और सॉन्ड्रस। ना तो वो पतली वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और ना ही वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जिसकी वजह से हम वायर्स की फॉर्म में भी उसको यूज नहीं कर सकते। दे आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है, शाइनी सरफेस नहीं होते और ना ही वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन और क्लोरीन इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वाटर मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या है हमारे, देयर आर सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच की। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, मेटलॉइड्स। जो भी शो करते हैं प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, some elements shows intermediate properties between metals and non-metals are called, इनको हम लोग क्या कह देते हैं, मेटलॉइड्स। आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स के अगर हम लोग एग्जांपल्स देख लें तो बोरॉन एंड सिलिकॉन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारी मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। एलिमेंट्स को किसमें डिवाइड करते हैं हम लोग, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बीच में। ठीक है, इन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सबकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखो कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो है कंबाइन हो जाएं तो क्या बना देते हैं, उनके केमिकली वो जब कंबाइन हो जाए तो हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर एलिमेंट्स को हम लोग मिक्स कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, देन व्हाट वी गेट कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं कंपाउंड्स को। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आज यहाँ पर टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं इस चैप्टर के। हम लोगों ने इसके अंदर आज की क्लास में टेक्निक्स को पढ़ा, ठीक है, प्योर सब्सटेंस देखे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देखे, हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में देखा। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे और रिवीजन भी हो जाएगी और ओवरव्यू भी हो जाएगा कल की क्लास में। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।